शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रासायनिक बल गति की चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का। इससे पहले क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या क्या उदाहरण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लक्षण, यानी जितना भी निष्कर्ष निकाले थे उसका लक्षण पढ़े थे, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। सेम टू सेम वही पैटर्न आज भी रहेगा, लेकिन उससे पहले जैसे आप लोगों को कल बोला था कि एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल तुम लोगों को बताया था ना, केस 3, ठीक है, उस टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेम टू सेम वही चीज़, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायुकाल और उसका लक्षण का क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ए के प्रति प्रथम कोटि है, ए के प्रति क्या है वो प्रथम कोटि है, वह बी के प्रति द्वितीय कोटि का है। कैसा है, द्वितीय कोटि का है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिखो। क्या लिखना है, समाकलित वेग समीकरण। केस नंबर सेकंड है, ठीक है, कि बी की सांद्रता 3 गुना कर दें। मान लो बी की सांद्रता कितना कर दें हम लोग, 3 गुना। तो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दर पर आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें ए और बी है, दोनों अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ए के लिए प्रथम कोटि है और बी के लिए क्या है, द्वितीय कोटि है। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है समाकलित वेग समीकरण बनाओ। कुछ नहीं, दिक्कत ही नहीं है। आर समानुपाती, ए का घात प्रथम कोटि है तो ए का घात 1, बी का प्रति क्या है, द्वितीय कोटि है, बी का घात 2। मतलब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर के इंटू ए का घात 1 बी का घात 2, खत्म कहानी। तो पहला वाला हो गया समाकलित वेग समीकरण का गणना। दूसरा क्या बोल रहा है कि मान लो बी का सांद्रता 3 गुना कर दो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं, पहला केस तो एक है, आर बराबर के इंटू ए का घात 1 बी का घात 2, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू K1, K1 नहीं लिखते, K तो स्थिरांक है ना, K ए का घात 1 और बी का घात कितना है 2। क्या बोला है क्वेश्चन, 3 गुना कर दूं मैं, किसका सांद्रता, बी का। करो भाई, केस नंबर सेकंड, जैसे ही सांद्रता 3 गुना करोगे तो R2 हो जाएगा ना, के ए का घात 1 और बी का सांद्रता कितना गुना बोला हूँ मैं, 3 गुना बोला है क्वेश्चन में, तो ऐसा हो जाएगा। तो R2 बराबर के ए का घात 1 बी 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और बी का घात क्या आ जाएगा आपका 2 का 2। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको हम लोग समीकरण क्या बोल देंगे, 2। ये है आपका समीकरण 1। समीकरण 2/1 करो आप, 2/1 से 2/1 करोगे तो क्या हो जाएगा, R2 बटे R1 के A1 और 9 बी का घात 2 बटे क्या आ जाएगा, के ए का घात 1 और बी का घात क्या आ जाएगा आपका 2। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो R2 बटे R1 इज इक्वल टू क्या आया 9। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू R1। कुछ नहीं, एकदम टाइम पास है। प्रारंभिक सांद्रता का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन यदि मैं दे दूं कि ए व बी दोनों की सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए, सॉल्व करके आना, कमेंट सेक्शन में बताना 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, कर दिया जाए तो क्या होगा। क्लियर है, यही है बस। मैं अभी 3 गुना बोला ना, केवल बी का बोला था। मान लो ए का भी करो बोलूंगा तो कैसे करोगे, ए और बी दोनों को लेकर चलोगे। क्लियर है। चल, तो हम लोग का जो आज का मेन लक्ष्य है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसको शुरू करते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। परिभाषा क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा। जब वहां पर शून्य घात बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलोगे, प्रथम घात। मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें अभिकारक R है, उत्पाद P में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का जो दर है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के ऊपर क्या करे, यदि निर्भर करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ध्यान समझना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी आणविक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, ये अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के ऊपर क्या करे, यदि निर्भर करे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझ आया कि नहीं। तो ये R समानुपाती R का घात 1। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण बता देता हूँ भाई। उदाहरण लिख दे, C2H4 प्लस H2 क्या बन जाता है, C2H6 बन जाता है। क्लियर है कि नहीं। ये है आपका क्या, ध्यान देना, एक एल्केन है, सॉरी एथिन नाम है इसका, और ये क्या बन गया,
आपका एल्केन बन गया, ठीक है ना, एथेन बन गया, एथीन है वो क्या बन गया, एथेन बन गया। तो यहाँ पास यदि इसके लिए मैं दर समीकरण लिखूँ तो R बराबर K इंटू C2H का घात H4 का घात A। तो प्रथम घात के ऊपर निर्भर कर रहे हैं अभिक्रिया का दर। तो ये कौन सा अभिक्रिया का कोटि है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं, शून्य कोटि रहता तो क्या लगाता, घात शून्य लगाता। क्लियर है, तो एग्जाम्पल भी हो गया भाई आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो समाकलित वेग समीकरण का उत्पत्ति कर रहा हूँ भाई आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान दो क्या होगा समाकलित वेग समीकरण, ध्यान से समझना। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से समझना, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक R है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद 3। क्लियर है, तो इसके लिए R समानुपाती, R का घात कितना हो जाएगा 1, जैसे ही हटेगा R बराबर K इंटू R का घात 1। यहाँ तक क्लियर है, R का घात क्या आ जाता है 1, समीकरण 1। एक और तुम लोग समीकरण जानते हो जिसमें R बराबर क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस डी आर बटे डी टी, समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर 2 से सेम टू सेम शून्य कोटि जैसे, समीकरण 1 बराबर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का घात 1। आर का घात क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पास का जो आर का घात 1 है या आर है इसको कहाँ लाना है, नीचे, और डी टी आ जाएगा इधर। तो माइनस डी आर अपॉन आर का सांद्रण बराबर के इंटू डी टी। क्लियर है, के इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। जैसे ही दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे माइनस डी आर अपॉन आर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके आर में, के इंटू डी टी कन्वर्ट हो जाएगा के इंटू टी, और यहाँ पास एक समाकलन स्थिरांक लग जाएगा क्या आपका प्लस सी। अच्छा ये माइनस है ना, और यहाँ तक क्लियर है, क्या है लगा है माइनस चार्ज का माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या केस लगाएंगे, यदि t इज इक्वल टू 0 है, मतलब आरंभ में t इज इक्वल टू 0, तो जो r है इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे r नॉट, क्या बोलेंगे r नॉट। समीकरण 3 में मान रखो तो भी, समीकरण 3 में मान रखने पर। अच्छा यहाँ पास मैं एक गलती कर डाला, ठीक है, जब इसका समाकलन आप लोग करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पास लग जाएगा माइनस लॉग एन आर लगेगा, क्या लगेगा माइनस लॉग एन आर, माइनस लॉग ई लिख सकते हो या एन लिख रहा हूँ मैं, एन लिख रहा हूँ, माइनस लॉग एन आर आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलो अब यहाँ पास यदि टी का मान 0 कर दूँ तो आर को क्या बोलूँगा मैं, आर नॉट। समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखो भाई 3 में, मान जैसे ही रखोगे टी का मान 0 तो ये वाला पद पूरा कैंसल, और आर को क्या लिख दूंगा आर नॉट। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग एन आर नॉट। समीकरण हो गया 4। क्या हो गया ये समीकरण 4। समीकरण 4 का मान ध्यान देना, ठीक है, समीकरण 4 का मान रखोगे किसमें आप, समीकरण 3 में, सेम टू सेम शून्य कोटि जैसे ही चल रहा है। समीकरण 3 में मान रखने पर किसका, 4 का। चलो रखो भाई, समीकरण 3 क्या दिया है देखो, माइनस लॉग एन आर बराबर के इंटू टी, प्लस सी की जगह क्या लिखोगे माइनस लॉग एन आर नॉट, क्या है आर नॉट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, पक्षांतरण करो, ये माइनस चार्ज है इधर आएगा तो प्लस चार्ज, क्या हो जाएगा लॉग एन आर नॉट माइनस लॉग एन आर इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है। एक समीकरण बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब लॉग पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि लॉग ई है और ये एक्स है, माइनस लॉग ई और क्या है ये वाई है, क्या हो जाता है लॉग ई एक्स बाई वाई। मान लो ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है, तो क्या हो जाएगा लॉग एन आर नॉट अपॉन आर, क्या जाएगा आर बराबर के इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा यदि मैं, ठीक है, घात 10 लूँ, आधार में क्या लूँ, घात बोल रहा हूँ, आधार में क्या ले लूँ 10 ले लूँ लॉग में, ठीक है, लॉग 10 ले लूँ, लॉग 10 लेने पर, लॉग 10 लेंगे तो क्या होगा लॉग एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2.303 लॉग 10, ये लिखते हो ना, कुछ नहीं है वही से लिखो। लॉग एन की जगह में क्या लिख दोगे 2.303, ठीक है, लॉग 10 का लॉग 10, फिर आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, अपॉन आर इज इक्वल टू के इंटू टी। टी को ला दो इधर, पक्षांतर कर दो भाई, टी को जैसे ही पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 10 आर नॉट अपॉन आर,
इज इक्वल टू क्या आ गया आपका के। तो ये हो गया आपका समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। कुछ नहीं है, एकदम टाइम पास है। देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें ध्यान से समझो, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, तो R समानुपाती होगा R का घात 1, प्रथम कोटि है तो R बराबर समानुपाती हटाओगे तो K R का घात 1। ये हो गया समीकरण 1। एक जानते हो कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है बटे समय अंतराल माइनस dR/dt हो गया। समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, बराबर कर दिया। इधर का R नीचे आ गया और dt कहाँ चले गया, इधर। दोनों पक्षों का फिर समाकलन किया, समाकलन करूंगा तो dR/ ये जो R है log n R आ जाएगा, मान ये log ER लिखते हैं कई लोग, ठीक है, मतलब वही है, इंटू kt प्लस एक समाकलन स्थिरांक लग जाएगा क्या, c। यदि t का मान 0 हो तो r इज इक्वल टू क्या होगा, R0। मान रखूंगा तो c का मान निकल जाएगा। अब ये जो c आया है, c का मान, ठीक है, समीकरण 4 में, उसको समीकरण 3 में मान रखूंगा। समीकरण 3 में मान रखा, इसको क्या किया, पक्षांतरण किया, पक्षांतरण कर लिया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ये वाला, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y, इसके अनुसार जमा दिया जी। t को कहाँ ला दिया, नीचे में, यहाँ पास देखो ये देख, और log 10 ले लिया, log n की जगह log 10 लिया तो log n इज इक्वल टू 2.303 log 10 आ गया, कन्वर्ट हो गया। ये आ गया आपका समाकलन स्थिरांक का मान। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए क्या, तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, अच्छे से बना लेना भाई। उसके बाद अब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, क्या क्या गणना करेंगे, अर्धायुकाल का गणना करेंगे। किसका गणना करेंगे, अर्धायुकाल का। अर्धायुकाल का गणना करना है भाई, देखो ध्यान दो तो अर्धायुकाल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानो। मैं इसके बारे में शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी बोला था। क्या होता है अर्धायुकाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अर्धायुकाल, ठीक है ना, वह समय होता है जिसमें उत्पाद की जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा, या प्रारंभिक सांद्रता का जितने टाइम में आधा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। मतलब मैं क्या बोला था, जब टी को टी हाफ कब बोलेंगे, जब जो अंतिम सांद्रता R है वो प्रारंभिक सांद्रता R0 का क्या हो जाए, आधा हो जाए। क्या हो जाए, आधा। बस इतना ही याद रखना है। समीकरण 1 मानो, समीकरण इसको मानो 2। मेन समीकरण प्रथम कोटि के लिए क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 R0 अपॉन R0 अपॉन R। कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। t को क्या लिखूंगा मैं, t हाफ लिखूंगा। k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ लिख दिया, log 10 का log 10 R0 अपॉन R है, R0 को जैसे कि तैसा लिख दिया, बटे R का मान क्या है, R0/2 है, R0/2 है, ऊपर जाएगा। अच्छा टी हाफ को इधर ले जाओ तो टी हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के आ गया, log 10 आ गया, और ये जब सॉल्व होगा तो ये ऊपर जाएगा तो 2R0 अपॉन R0 ऐसा है, तो ये और ये कट गया तो log 2 आ गया। चूंकि log 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.3010 ये होता है ना, मान बस रखोगे तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 के, ठीक है ना, इंटू 0.3010 हो गया। सॉल्व करोगे टी हाफ इज इक्वल टू, दोनों को गुणा करोगे 0.693 बट्टे के, ये आपका आता है अर्धायुकाल का मान। समझ आया कि नहीं, इतना कुछ नहीं है ना। टी को क्या लिखोगे, टी हाफ, आर को लिखना है प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है जितने टाइम में, तो R0 अपॉन R, बस मान रखा, मान रखने पर ये मान आ गया। क्लियर है, तो ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या सीख लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण, उसके बाद समाकलित वेग समीकरण की गणना, उसके बाद क्या सीख ले हम लोग, इसके लिए अर्धायुकाल की गणना। अब क्या सीखेंगे भाई, वही लास्ट में जितना भी सीखे हो उसका क्या लिखना है, लक्षण करके लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, तो पहले तो क्या लिखोगे, परिभाषा, कि किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है। अच्छा k का मान लिखोगे, इसके लिए k का मान क्या आता था, सेकंड इनवर्स आता है। तीसरा k इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे, ठीक है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला ना, ये देखो 2.303 अपॉन क्या आ जाएगा, t log 10 R0 अपॉन R। अच्छा इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो ना, कुछ देर पहले बताया था, R0 को हम लोग क्या बोलते हैं जी, a, और R को क्या बोलते हैं, a माइनस एक्स। तो यही फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 R0 का मान क्या हो जाएगा आपका a अपॉन a माइनस एक्स। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना।
बहुत लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं, मेन टू वही है, ठीक है। आर नॉट प्रारंभ में ए था, कुछ समय बाद कितना बचेगा, ए माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या है, वियोजन की मात्रा, कितना भाग टूट गया वो रहता है। और क्या देखो चौथा अर्धायुकाल देखो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आता है के। याद रखना कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसका क्या क्या लक्षण है, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, अर्धायुकाल क्या होता है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्रारंभिक और जटिल अभिक्रिया में अंतर देखेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ अर्हनीय समीकरण वगैरह शुरू करेंगे और कुछ कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। मुश्किल से 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।